नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या होगा? बहुजन समाजवादी पार्टी पिछले लंबे समय से जिस तरह की राजनीति कर रही है, क्या बहुजन समाजवादी पार्टी अब अपने उस शिखर से अस्त होते हुए सूरज की तरह है, या फिर समाजवादी पार्टी की तरह एक बार फिर से? समाजवादी पार्टी ने हालांकि इस तरह हथियार कभी नहीं डाले जिस तरह के हथियार मायावती जी की बहन मायावती ने अपने आप को जिस रूप में रखा हुआ है, आक्रामक राजनीति से एकदम बदलता हुआ जो उनका रवैया है राजनीति को लेकर, वो कितना आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में असर डालेगा। गठबंधन की राजनीति का अलग अलग दौर में अलग अलग तरह से इस्तेमाल मायावती ने किया। आज बसपा सुप्रीमो एक उस दौर में है जहां नेपथ्य की तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी जा रही है। हाल ही के चुनावों के परिणाम भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या अब बहुजन समाजवादी पार्टी कभी फिर से अपने कैडर में जान फूंकने का काम करेगी? मायावती कर पाएंगी? क्या उनकी ऐसी कोई मंशा है? क्या वो गठबंधन की किसी राजनीति की तरफ बढ़ेगी? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अजीत नाहर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर काल में हमारी कोशिश होती है कि हर दिन हम समाज से जुड़े हुए उन मुद्दों को आपके साथ साझा करें जिसमें समाज का ही योगदान जो है, और समाज के तमाम जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो किस तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए क्या होगी मायावती की रणनीति? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए। लगातार हार के बाद क्या अब गठबंधन की राजनीति करेंगी मायावती? पहले भी की है गठबंधन की राजनीति, लेकिन मायावती भी उसी तरह के गठबंधनों में फंसी रही जो बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए। मायावती के एकला चलो अभियान को और कितना लंबा समय देखने को मिलेगा, और क्या वो इस एकला चलो के रास्ते से अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा पाएंगी? शुरुआत करते हैं प्रमोद मिश्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, क्योंकि आप सत्ता में हैं। प्रमोद जी जुड़े तब तक। तारिक खान और अजीत नाहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसका ज्यादा नुकसान हो रहा है एकला चलो में? मायावती का जो एकला चलो है, तारिक खान साहब, समाजवादी पार्टी तो वैसे भी बहन जी के लिए बुआ भतीजा का रिश्ता बना, लेकिन अब आप लोगों का कुछ और ही आरोप है बुआ जी पर। तो ये किसका एकला चलो जो मायावती चल रही हैं, उससे किसका फायदा हो रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, किस राजनीतिक दल का, और नुकसान किसका हो रहा है? तारिक खान जी, आपसे पूछा मैंने। मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी जी, मेरी आवाज आ रही है, मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, बोले। अब फायदा नुकसान क्या है इसका इसका ठीक आकलन तो आप जैसे बुद्ध पत्रकार ही कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा मूवमेंट दलितों का 71 में काशीराम साहब ने बामसेव बनाकर, और उसके बाद 78 में DS4 जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाकर किया था। उसको आप एक मूवमेंट भी कह सकती हैं दलितों को जोड़ने के लिए, और वो उसकी बेहतरी के लिए वो मूवमेंट था। काशीराम साहब ने जो स्टार्ट, मैं बहुत छोटा था, काशीराम साहब साइकिल से मेरे डिस्ट्रिक्ट आए थे, साइकिल से, और काशीराम साहब साइकिल से हर डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था, और वहां दलित, शोषित, पिछड़े और जो समाज जिसको छोड़ दिया गया था उसको जुड़ने का काम किया था, और वो जुड़ गया था। फिर काशीराम ने वो जोड़कर लेगेसी को ट्रांसफर कर दिया बहन जी को। अब बहन जी का बहुत सम्मान है, पूरा देश सम्मान करता है। बहन जी
दलित महिला ऐसी जो कि स्टेट की चीफ मिनिस्टर तक बनी। मगर वो जो दलितों के लिए एज अ समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता के तौर पे नहीं कह रहा हूं, मुझे तकलीफ है, मुझे इस बात की तकलीफ है कि वो संगठन, वो बामसेब, वो DS4 जो समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, काशीराम ने साइकिल से चलकर लोगों को जोड़ा था, बहुत मेहनत की थी काशीराम साहब ने। वहीं जिस डिस्ट्रिक्ट में काशीराम साहब पहुंचते थे वहीं सो जाते थे, रात में खाना खाकर फिर चलते थे। वो मूवमेंट कमजोर हो गया, उसके पीछे मायावती की जो भी वजह रही हूं, आप जो एक आवाज थी पिछड़ों की, उस आवाज को मायावती ने कहीं डिब्बे में बंद कर वो डिब्बा फेंक दिया। ठीक है, ठीक है, ये जिम्मेदारी ठीक शायद है। ये टीचिंग काशीराम तो साहब की थी, आपने पूरी मगर वो यात्रा टीचिंग उस आपने चीज से वो पूरी भाग क्यों रही यात्रा है, हमें उसका रीजन नहीं पता। तारिक तारिक खान जी, आपने पूरी यात्रा बता दी, कांसीराम से लेकर साइकिल जो चली मायावती जी तक आते आते कहाँ पहुंची। अब साइकिल की सवारी तो अखिलेश यादव कर रहे हैं और मायावती जी हाथी के बूते अपनी चाल को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन हाथी की चाल बड़ी सुस्त है इस वक्त। सवाल ये है, प्रमोद मिश्रा जी जुड़ गए हमारे साथ। प्रमोद जी, हाथी की सुस्त चाल में योगी आदित्यनाथ की रफ्तार बढ़ाई हुई है, बीजेपी की रफ्तार बढ़ाई हुई है। आपका ऑडियो ऑन करिए पहले, और टीम प्लीज उनको वापस कनेक्ट करिए कि उनको आवाज सुनाई भी दे। प्रमोद मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रहे? नहीं सुन पा रहे, उनके पास बाद में जाएंगे। प्रमोद गोस्वामी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अजीत नाहर जी, अजीत नाहर जी, सीधा सीधा सवाल किया था मैंने जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान से, जी लेकिन उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि नफा नुकसान किसको हो रहा है। एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में वो जितना बेहतर जानते हैं हम सबसे ज्यादा कि जी बीएसपी जी की आज की रणनीति से नुकसान किसको हो रहा है, फायदा किसको हो रहा है। समाजवादी पार्टी आरोप लगाती थी, अब आरोप भी नहीं लगा रही है अजीत नाहर जी। जी 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 समाजवादी पार्टी तो ठीक है अपनी जगह पे। बहुजन समाज पार्टी को इस वक्त जो नुकसान हो रहा है, मायावती जी के साइलेंट रहने से काफ़ी नुकसान हो रहा है, और मुझको लगता है कि काफ़ी उनका वोट बैंक छिटक गया है और कई भागों में डिवाइड हो गया। बीजेपी को इसका सबसे बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। आप लास्ट इलेक्शन भी देखेंगे तो जो वोट परसेंटेज है बीजेपी की तरफ ज़्यादा मूव हुआ है, और जो सत्ता पक्ष होता है, केंद्र की सरकार होती, थोड़ा उस तरफ फेवर करता ही है। सेकेंड नंबर पे देखें तो समाजवादी पार्टी कुछ वोट परसेंटेज उनको भी मिला है, और कांग्रेस बहुत पीछे है उत्तर प्रदेश में, अन्यथा उनको भी काफ़ी वोट बैंक मिल जाता। यहाँ पर बात है लीडरशिप की, तो मायावती जी आगे नहीं बढ़ पा रही है, या यूं कहना चाहिए उनका कोई उत्तराधिकारी नजर नहीं आता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी परिवार के लिए उत्तराधिकारी का होना जरूरी है, जो उनकी आइडियोलॉजी को, उनके विचारों को, उनके जो विजन है उसको आगे लेकर के जाए। तो मायावती जी के पास में इस उत्तराधिकारी का या तो अभाव है, या उन्होंने चुना ही नहीं, वो चाहती नहीं कि उनसे ऊपर कोई जाए। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जो उनका लीडर होते हैं मुख्य, अगर वो अपने से ऊपर किसी को देखना पसंद नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, अभाव का समय आएगा, शून्य का समय आएगा। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए शून्य का समय है। आने वाले समय में हो सकता है कोई नया लीडर उभर करके आ जाए। तो ऐसा मुझको लगता है कि अभी ये समय तो मुझको लगता है कि ये दी एंड की ओर जा रही है बहुजन समाज पार्टी, और कोई दूसरा नेता भी नजर नहीं आता है जो इसको संभाल पाए। तो मुझको लगता है इसका पूरा सबसे ज्यादा फायदा सत्ता पक्ष को हो रहा है इस वक्त में। नंबर 1 पर वही है, और नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी उसको थोड़ा फायदा उठा रही है। समाजवादी पार्टी किस रूप में फायदा उठा रही है, प्रमोद गोस्वामी जी जरा बताइए। सत्ता पक्ष का फायदा तो सीधे सीधे समझ में आता है जब बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी को किस रूप में फायदा हो रहा है, प्रमोद गोस्वामी जी? मीना जी, मुझे ऐसा नहीं लगता उसका अगर वास्तविक रूप से कोई फायदा अगर मिल रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिल रहा है, क्योंकि दलितों मायावती की जो घटना हुई थी उसके बाद से समाजवादी पार्टी के प्रति दलितों का कोई बहुत सकारात्मक रुख नहीं रहा है लंबे समय से। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए बात अलग है। वो अलग बात है कि अगर आप देखें तो लोकसभा का चुनाव भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था,
मुझे याद है अच्छी तरीके से। बसपा को 10 सीटें मिली थी और जो समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी थी उसकी 5 रह गई थी। इससे ये साफ है जो मैं कहना चाहता हूं कि दलितों का वोट जो है या दलितों का रुझान कह लीजिए या उसकी पसंद कह लीजिए वो समाजवादी पार्टी नहीं है, क्योंकि दलितों का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला था, अलबत्ता यादवों का वोट मायावती को चला गया था और उससे उनकी 10 सीटें हो गई थी। तो इसलिए ये तो साफ है। और दूसरा मायावती या दलित वोट बैंक का भाजपा के साथ जुड़ाव का एक कारण भी है कि 3 बार उन्होंने भाजपा ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, उसमें पीछे से अगर सहयोग था मुख्यमंत्री बनाने में तो भाजपा का रहा, भाजपा ने उनका सहयोग किया था। तो उसकी वजह से और बीजेपी ने भी बड़ी चतुराई से मतलब जब ये सरकार बनवाई, मुझे याद है कि तब चाहे वो संघ के कार्यकर्ता हूं और चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हूं, उनको ये निर्देश थे और उससे कहा गया था कि आप अपनी पैठ जो है वो दलितों के बीच में बढ़ाएं। तो उसका एक लाभ मिला। और वैसे भी मतलब मुझे लगता है कि कांग्रेस तो एक उनका एक जुड़ाव रहा है दलितों का कांग्रेस के साथ, लेकिन चूंकि कांग्रेस जो है वो इस स्थिति में नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से आप ले लें तो यहाँ कांग्रेस का न संगठन है और न ही कांग्रेस का कोई ऐसा नेता है कि जिसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर जिले में भी कोई पकड़ हो, तो वो दलित जाए कहां। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो सत्ता पक्ष या भाजपा, इस समय सत्ता पक्ष कह लीजिए या भाजपा कह लीजिए, कि भाजपा के साथ उसका नजदीकी संबंध ज्यादा रहता है और जब एक चुनने का मौका होता है तो कंपैरेटिवली वो फिर इनको भाजपा को वो चुनती है और सपा के साथ वो नहीं जा पाती है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे में प्रमोद जी ने कहा, प्रमोद गोस्वामी जी ने, कि सीधा सीधा जो बहुजन समाजवादी पार्टी की आज की स्थिति का फायदा मिल रहा है वो सत्ता पक्ष को मिल रहा है। आप सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लेंगे तो अच्छा होगा, प्रमोद मिश्रा जी के अलावा। प्रमोद मिश्रा जी, सवाल ये है कि बीजेपी को ये जो फायदा है, गठबंधन की राजनीति का अगर हाथ दामन थाम लेती है मायावती, तो नुकसान की तैयारी भी बीजेपी की है? मतलब नुकसान कितना हो सकता है, कोई आकलन है? और लगता है आपको कि मायावती जी अब कमबैक करेंगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रमोद मिश्रा जी, ऑडियो ऑन करिए प्लीज। नमस्ते मीना जी और बाकी सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। राजनीतिक दल जब राजनीति के क्षेत्र में उतरते हैं तो वो ये नफा नुकसान और दूसरे दल का साथ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो विपक्ष में रहेंगे साथ में रहेंगे, इसके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं काम नहीं करती हैं। अगर करती होंगी तो कोई और संस्था होगी, कम से कम हमारी संस्था तो कभी ऐसा काम ये नहीं सोचती। याद कीजिए, कभी कहा जाता था भाजपा को एक अगड़ों की पार्टी, फिर कभी कह दिया जाता था भाई अगड़ी जातियों की पार्टी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देने वाली बसपा, एक बार उन्होंने ये भी तो नारा दिया था ना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुख। वो पूरा का पूरा नारा ही 2014 के बाद, जब हमने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर, और जो हमारा मूल मंत्र रहा कि सत्ता सुख का माध्यम नहीं है, सत्ता सेवा का माध्यम है, जो और अंत्योदय के हमारे सिद्धांत पर चलते हुए हमने जो इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम्स बनाए, सरकार की प्रभावी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के वैसी की वैसी पहुंचे जैसी की जैसी दी गई। 1 रुपया चलता है तो 10 पैसा रह जाता है, बीच में 90 पैसा घिस जाता है, इस वाले कॉन्सेप्ट को तो धरते से खारिज कर दिया। विश्वास, आप बताइए ऐसी परिस्थितियों में किसके पास आना चाहिए था? विश्वास हमारे पास सर्व समाज का आ गया। हाँ, उनको ये चिंतन करना है जो जातिगत राजनीति पर विश्वास करते हैं अथवा वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। इसको लेकर के चिंता उन्हें करनी है, हमें नहीं करनी है। हमारा तो एक ही चिंतन है
हमारा एक ही चिंतन है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारत माता के को अपने उसके उत्कर्ष के शिखर पर ले जाना। और इन जी सभी के साथ अपने प्रतिपक्ष के साथियों के आलोचनाओं के बाद भी और इनके साथ भी हम वहीं पर लेकर के जाएंगे। तो प्रमोद मिश्रा जी, बीजेपी की इतनी जो आप गुणवत्ता बता रहे हैं वो तो ठीक है। अभी सवाल ये है कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किस रास्ते पर जाए, क्या करेगी? बहन जी के पास क्या विकल्प बचे हुए हैं? बहन जी पर बड़े आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। आज आप सत्ता में होते हुए जब उस पार्टी की मुखिया को देखते हैं जो मुख्यमंत्री रही हैं, दलित समाज से आती हैं, मुखर रही हैं, उनके राज में जो कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में वो आप लोगों ने देखा है। सवाल है प्रमोद मिश्रा जी कि ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गई बहन जी? मीना जी, जब जब स्वयं की संतुष्टि केंद्र में होती है ना, तो समाज हित पीछे छूट जाता है। जब स्वयं का हित ही सर्वोपरि हो जाए, व्यक्ति के आधार पर संस्थाएं नहीं चलती, और वो बहुत लंबा समय नहीं चलती। कांसीराम जी ने मेहनत किया, एक सब जगह पर तक लोगों तक पहुंचाया, चाहे वो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति रही हो, चाहे वो बाद में बहुजन समाज पार्टी बनी हो। लेकिन जब एक व्यक्ति का एकाधिकार हो जाए तो वो फिर संगठन नहीं रहता, फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाती है। और जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाती है तो उसका, आप एक बात बताइए, क्या बहन जी ये भूल गई, गेस्ट हाउस कांड भूल जाएंगी? अभी प्रमोद गोस्वामी जी बोल रहे थे, मैंने उनको सुना, या अजीत नाहर जी बोल रहे थे, मैंने उनको सुना कि दलितों की बात, तो दलितों की मनोस्थिति में आज भी वो घटना याद है जब उनकी सर्वलोकप्रिय नेत्री को गेस्ट हाउस कांड जब हुआ, और जिस तरह से एक महिला, खैर राजनीति के क्षेत्र में लिंग भेद भी मुझे नहीं लगता कि कितना प्रासंगिक है, लेकिन आप तो फिर भी बताइए कि ये मुद्दा कितना प्रासंगिक है मिश्रा ये जी। जब गेस्ट हाउस कांड में, जब गेस्ट हाउस कांड में जिस तरह से उनको, और हमारे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ना आगे गए होते तो अजीत नाहर जी हैं, प्रमोद गोस्वामी जी हैं, वो इसको स्पष्ट कर सकते हैं। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने हस्तक्षेप किया और बहन जी की रक्षा की, लगभग उनकी प्राण की रक्षा की। दलित वर्ग और दलित समाज कभी भूल नहीं सकता। दूसरा, नहीं प्रमोद जी, क्योंकि आपने वोट बैंक की बात की थी, क्योंकि आपने वोट बैंक की बात की थी, तो वो वर्ग अभी भी नहीं भूला है। हाँ, मैं आ रहा हूँ मीना जी, मैं आ रहा हूँ। क्या एक बात बताइए कि 2017 में समझौते हुए थे ना, 2019 में समझौते हुए थे ना, क्या ये कोई नया प्रयोग हो जाएगा क्या कि अगर वो इंडी गठबंधन में हो जाएंगी? अच्छा, इंडी गठबंधन में हो जाएंगी तो किस राज्य में समझौता करेंगी? सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही तो समझौता करेंगी। और क्या उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग पूरी तरह से खारिज नहीं हो गया? उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में क्या ये प्रयोग सफल हुआ? नहीं हुआ। हमें कोई खतरा नहीं है, इंडी गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा इसकी चिंता उनको करनी है। पहले तो वो गठबंधन संभल जाए और उसके बाद ये दूसरा गठबंधन हो जाए। ये है प्रमोद मिश्रा जी, ये आपने ही कहा है कि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा बनेगी, वो आपका भी तो हिस्सा बन सकती है। ये किसने कहा कि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा बन रही है? नहीं, आपका प्रश्न ये था, आपका प्रश्न, इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में भी किसी ने कहा है। सवाल तो ये है कि अगर वो गठबंधन की राजनीति पर जाती है, बीजेपी के साथ भी वो रही है गठबंधन की राजनीति में, कुछ राजनीति के पात्र ऐसे हैं हिंदुस्तान में, रामविलास पासवान, मायावती, जयललिता, ममता बनर्जी, ये लोग हमेशा सत्ता के साथ रहे। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट सामने आई और जिसका जिक्र आपने किया, हालांकि जो गेस्ट हाउस कांड है उसका जिक्र करना जरूरी नहीं था, यहाँ पर वो रेलेवेंट नहीं था, प्रासंगिक नहीं था। आज चर्चा हम ये कर रहे हैं कि मायावती जी की पार्टी, बहन मायावती की पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत से क्या अब धूमिल होती जा रही है?
अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या वो गठबंधन की राजनीति हाँ की मैं तरफ बताता हूँ, बढ़ेंगे हाँ मैं या बताता फिर नहीं? अभी मैं आऊंगी आपके पास, अजीत नाहर जी। सवाल ये है कि जिस बात की तरफ प्रमोद मिश्रा जी ने इशारा किया कि मायावती स्वयं केंद्रित रही, चाहे जी मायावती हो, चाहे जयललिता हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जी वो लोग जो राजनीति में, खास करके महिलाएं, जो परिवार नहीं जिनका अपना रहा, जैसे समाजवादी पार्टी में ये बात नहीं आती, स्वयं केंद्रित तो मुलायम सिंह भी थे, बेटे को ही सत्ता देकर गए। आज भी सब कुछ अखिलेश यादव ही है, लालू यादव के बेटे ही सारी सत्ता संभाल रहे हैं, और भी ऐसे जी उदाहरण देश की राजनीति में है। लेकिन वो महिलाएं जो राजनीति में, जिनका चरित्र हनन करने में किसी को भी मिनट नहीं लगते हैं, बहुत आसानी से महिलाओं का चरित्र हनन राजनीति में हो जाता है। वो एक अलग जी बात है कि चरित्र हनन करने वाले पुरुषों के हाथों ही तो उनका जो कुछ होता है। इस बात को हमेशा भूल जाते हैं। बहरहाल, मैं जी वापस उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहती। सवाल ये है अजीत नाहर जी जी कि मायावती का स्वयं केंद्रित होना या बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर उनका जो पूरा प्रदेश को लेकर, या जिस समाज को एड्रेस वो कर रही थी, दलित समाज, उसको लेकर उनकी सोच में व्यापकता की कमी है। वाकई में वो स्वयं केंद्रित है, इसलिए वो आज इस तरह से राजनीति कर रही हैं। जी स्व केंद्रित होना एक लेवल तक ठीक होता है। जब आप किसी संगठन को आगे देखना चाहते हैं तो स्व केंद्रित कुछ समय के लिए किसी लीडर को होना ही पड़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको अपने उत्तराधिकारी खड़े करने होते हैं। मोदी जी भी स्व केंद्रित रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखेंगे कि आप हर स्टेट्स के अंदर में इतने कार्यकर्ताओं की उनके पास भारी भीड़ मौजूद है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, तो स्व केंद्रित होने के बावजूद भी उन्होंने संगठन को बढ़ावा दिया। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में भी देखेंगे तो एक ही व्यक्ति है, मोदी मोदी मोदी, उन्हीं के नाम पर सारे वोट्स मिलते हैं पूरे देश भर में, सारे चुनावों में। तो स्व केंद्रित होना बुरी बात नहीं है, लेकिन स्व केंद्रित होने के साथ में आपको अपने उत्तराधिकारी, अपने संगठन का भी को भी बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो आप इस स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति में मायावती जी हैं। जयललिता भी स्व केंद्रित रही हैं। आज ममता बनर्जी को भी देखेंगे तो स्व केंद्रित है। वो अपना पावर किसी और को ट्रांसफर करने में इच्छुक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इस कारण से उत्तराधिकारी को खड़ा नहीं करते हैं। ये कुछ साइकोलॉजिकल थिंग है जिसमें वो अपने ऊपर किसी और को देखना नहीं चाहते अपने संगठन में। मुझको ऐसा लगता है इस कारण से। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी चाहती तो पूरे देश में अपना विस्तार कर सकती थी। राष्ट्रीय पार्टी है तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत पीछे आ चुकी है। बाकी पार्टियों को देखें तो वो निश्चित रूप से सीटें नहीं लाती, लेकिन अपना चुनाव तो मजबूती से लड़ती है। लेकिन और बहुजन इसका समाज पार्टी कारण पिछले 2 इसका चुनाव कारण देखेंगे वो है काफी ढंग से मायावती नहीं का लड़ी। इसका कारण है मायावती का इस वक्त चुनावों को लेकर जो अप्रोच है, सोच है, जिस जी तरह की राजनीतिक पिचिंग वो कर रही है इस वक्त। जी तारिक खान जी, क्या कारण आप देख पा रहे हैं कि मायावती इतना स्लो पिच पर खेल रही हैं? देखिए, जब एक एमएलसी का चुनाव हुआ यूपी में, तो इनका एक ही विधायक है इनकी पार्टी का, उसका वोट जो था वो बीजेपी को गया। जब एक लाइन खिंच गई और ये हुआ कि एक राइट विंगर्स हैं और लेफ्ट विंगर्स हैं, और इन विपरीत परिस्थितियों में जब बीजेपी मजबूत है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी मजबूत है, आपको अपना पाला चुनना है, किधर जाना है आपको। मायावती ने चुना, मायावती ने ये चुना कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे, मगर खुल के नहीं रहेंगे, दूसरे किस्म से रहेंगे। वो वोटर जो बसपा के साथ बंधा था, जो हाथी को अपना निशान मानता था, वो ओपन हो गया और सब जगह वोट देने लगा। वही वोट शेयर अगर मायावती के पास होता, जो मायावती था, जिसको मायावती बहुत आसानी से अपने पास रख सकती थी, ऐसी बात नहीं है। अभी कहा गया कि दलित समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है, पहले नहीं देता था। अगर दलित वोट न देता तो 37 सीट्स समाजवादी पार्टी की कैसे आती? बगैर दलित के वोट के तो आएगी नहीं, आ ही नहीं सकती, असंभव है। हमने जनरल सीटों पे दलित कैंडिडेट लड़ाकर उनको भी जिताया, अयोध्या उसका एक एग्जाम्पल है, कुछ एक हार भी गए। दलित, बैकवर्ड, इन सभी ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। पहले शायद नहीं देता था, मगर दिया। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की जो लड़ाई है, उन बहुजनों की लड़ाई है, उसको माननीय अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में लड़ा जाए। दलितों की लड़ाई को लड़ा जाए, जिसको मायावती जी बिल्कुल साइलेंट होगी। उसकी वजह बहुत साफ है। तमाम मामले हैं जिनको ओपन किया जा सकता था। जो बीजेपी का दबाव है, उस दबाव में उन्होंने सोचा कि ये बेहतर है। 2007 में एक पार्टी सरकार बनाती है, 206 या 203 सीट आई थी मायावती की। आज उनकी सब जगह 0 सीट है लगभग, ऑलमोस्ट। क्यों ऐसा?
क्या हुआ भाई, इस पे चर्चा होनी चाहिए। आप मुझे एक दूसरी पार्टी का नाम बताइए हिंदुस्तान की जिसका ऐसा पतन हुआ, उसका लीडर अभी है, गया नहीं है, वो है, अभी मौजूद है, अध्यक्ष है, और उसका ये हाल वो अपना खुद चाहती हैं कि ऐसा हाल हो। क्यों? क्योंकि कहीं किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी सत्ता में ना आ जाए, क्योंकि अगर उनके पास उनका वोट रहेगा तो वो तो सत्ता में नहीं आ पाएंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी सत्ता में आ सकती। तो उनकी जो चॉइस है बहुत क्लियर है, उन्होंने चूज किया कि ठीक है हम बीजेपी के साथ हैं, हम बीजेपी को रास्ता देंगे, इनकी सरकार बनवाएंगे, ये सत्ता में रहे, किसी तरीके से समाजवादी पार्टी को हमको रोकना है, ठीक है वो करें, इससे हमारा एक फायदा भी है। जिन वोटर्स को, जो वोटर हाथी को अपना ही सिंबल समझता था, प्रति विधानसभा 403 विधानसभाओं में 30,000 वोट माना जाता था कि ये अंधा वोट है, हाथी को मिलेगा ही मिलेगा, बाकी कैंडिडेट अपना जोड़ ले, वो ओपन हो गया। अब हमारे पास भी उसका विकल्प है कि वो हमारे साथ आए, लोकसभा में आया, लोकसभा में आया भी। हर चीज के दो पहलू होते हैं, हमारा अगर नुकसान है तो मायावती जी के इस कदम से फायदा है, जो दलित है उनके नेता, उनका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब करेंगे आने वाले वक्त में, वो हमारे साथ और मजबूती से जुड़ेंगे, हमें उम्मीद है। जी प्रमोद गोस्वामी जी, तारिक खान जी ने दरअसल अजीत नाहर जी की बात पर मोहर लगाने की चेष्टा की है कि पूरा का पूरा वोट बैंक तो बीजेपी के पास नहीं जाएगा, कुछ तो समाजवादी पार्टी के पास भी आएगा, कितना परसेंट आएगा वो एक अलग मुद्दा है। अब सवाल ये है प्रमोद जी कि मायावती की ऐसी क्या मजबूरी है? राजनीति में कोई स्थायी मित्र और दोस्त दुश्मन नहीं होता है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ऐसे नेपथ्य के रास्ते पर हैं जहां खुद आएंगी नहीं, और विपक्ष जिसके साथ उनका गठबंधन था विपक्ष की राजनीति में, मतलब विपक्ष में भी नहीं है और पक्ष में भी नहीं है। ऑडियो ऑन करिए सर। हाँ ऑडियो ऑन है, देखिए आवाज आ रही है? जी जी जी। मैं, आपने जो सवाल पूछा उससे पहले मैं प्रमोद जी की एक बात पर थोड़ी सी एक अपने विचार रखना चाहूंगा। जो उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल जो हैं वो नफा नुकसान देखकर काम नहीं करते, मुझे लगता है कि ये मुझे बिल्कुल मेरी समझ के बाहर है। बगैर नफा नुकसान के अब मूल्यों की राजनीति खत्म हो गई, सिद्धांतों की राजनीति खत्म हो गई, सिर्फ और सिर्फ नफा नुकसान पर ही राजनीति हो रही है। ये गठबंधन जो है वो चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, ये भी नफा नुकसान पर है। ये क्या मतलब एक सामाजिक सरोकारों को लेके है, या सबका साथ सबका विकास लेके? शायद ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये पहली तो ये थी। दूसरी बात जो आपने कही वो कि क्या ये शिफ्ट होगा वोट बैंक, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जो तारिक साहब कह रहे हैं वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो वहां से ये उधर से मुंह कम हुआ है बहुजन समाज पार्टी से या हाथी से दलितों का, तो उसको अपनी तरफ लिया जाए। अखिलेश इसमें पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, ये भी सच है। अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने लगा रखा है, मुझे जानकारी है कि उस बीच में जाएं। जहां तक भाजपा की बात है कि वो कहाँ जाएगा, तो वो भाजपा के साथ तो अभी है ही फिलहाल, ज्यादा है। ऐसा नहीं है जो अभी तारिक साहब ने कहा कि क्या लोकसभा में जो हम सीटें इतनी जीते हैं तो क्या बगैर दलित के जीते हैं? निश्चित रूप से थोड़ी बहुत मिला है, लेकिन वो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है। वो आपको मिल गया, वो कहीं मजबूरी में, वो आपको जिताने के लिए नहीं गया, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्थाओं समीकरणों के आधार पर वो चला गया, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन सच यही है कि वो परिस्थिति जन्य आपको वोट मिला है, वो आपको लाभ मिल गया, लेकिन अभी आपके साथ वो वोट बैंक नहीं है। जैसा मिश्रा जी ने कहा कि उसकी वजह से अभी एक दलितों में एक कहीं ना कहीं एक नाराजगी बहुत कम हो गई है, अब उतनी नहीं है लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं है। जहां तक मायावती जी की बात है कि मायावती जी जैसा आपने कहा कि मतलब अब स्वकेंद्रित हो गई हैं, ये बात सही है मीना जी कि एक तो राजनीति में अब भरोसा, विश्वास, मूल सिद्धांत तो कुछ रह नहीं गए हैं, तो आखिर वो क्या करें? मतलब उनके साथ विकल्प क्या? वो जहां भी दलित वोट बैंक के लिए सब जो है वो शिकार करने के लिए सारे राजनीतिक दल बैठे हुए हैं।
तो और भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया भी, समर्थन दे के उसके बाद कुछ ना कुछ परसेंट अपने पास जोड़ा उन्होंने, ऐसा नहीं है, उसके उदाहरण भी हैं। तो और यही समाजवादी पार्टी भी देख रही है, कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है, यहाँ दो ही दल हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सोच रही हम जाए तो जाए कहाँ, तो खुद बनी रहे। हाँ, ये बात जरूर सही है कि उन्होंने लीडरशिप नहीं आगे खड़ी करी, वो खुद बनी रही, स्वकेंद्रित रही। ये बात भी आपकी सच है कि वो स्वकेंद्रित हो गई, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। और दूसरी एक बात और है, हालांकि ये राजनीतिक गलियारियों की चर्चा है कि वो गठबंधन तो उन्होंने किया कि नहीं किया समाजवादी पार्टी से, जबकि उनके 36 के आंकड़े थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया मायावती ने। लेकिन उसके बाद इधर जो है ये भारतीय जनता पार्टी का, और जो उनके ऊपर जो आय से अधिक के और बहुत से ऐसी चीजें हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर है, या साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है। तो उसकी वजह से वो एक ढुलमुल राजनीति की तरफ आ जाती हैं, और शायद वही वजह है, जब वरना मतलब उनको बहुत नजदीक से देखा भी है, कवर भी किया है, मैं उनके स्वभाव को मिला भी हूं, मेरी बात भी होती रहती है। लेकिन जो उनका तेवर था, जो तल्ख तेवर था, वो तेवर अब नहीं रह गया उनमें। वो किसी भी घटना पर हो, चाहे वो दलितों के मुद्दों को लेके हो, चाहे वो और गरीबों की लड़ाई हो, महंगाई की लड़ाई हो, बेरोजगारी की लड़ाई हो, आप देख लीजिए इसमें कहाँ मुखरता से आई है। वरना एक दौर वो भी था कि जब वो बड़ा मुखरता से और बड़े कड़वे अंदाज में वो सामने आ जाती थी और आलोचना करती रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई दबाव तो है, या कहीं ना कहीं वो किसी प्रेशर में है, इसीलिए वो स्वकेंद्रित है, और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि गठबंधन उनको अगर आने वाले समय में अगर गठबंधन की राजनीति को, कि ये 3 इलेक्शंस हो चुके हैं, उसमें उनको मतलब उनकी स्थिति हुई, और उनका जो 22% 21% उनका जो वोट बैंक दलित था, वो नीचे खसक के वो 9-10% पर उससे नीचे आ गया है। तो अगर ये स्थिति रही, क्योंकि अब गठबंधन का दौर है, गठबंधन की राजनीति करना राजनीतिक अनिवार्यता हो गई है, अनिवार्यता सी हो गई है। तो इसलिए उसमें अगर वो आती हैं, उनके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होता है, शायद इसीलिए वो आ नहीं पा रही हैं, वरना वो कहीं भी जा सकती है। उनके सामने मजबूरी ये भी है, क्योंकि अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करती हैं, तो दिक्कत होता है कि उनके साथ दलित वोट बैंक रहा था, कहीं वो शिफ्ट ना हो जाए। बीजेपी के साथ वो चूंकि वो पहले ही उसमें डेंट मार चुकी है, समाजवादी पार्टी उसमें, तो मायावती बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई है, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, ऐसा मुझे लगता है। जी, किसी भी राजनेता के लिए ऐसी स्थिति अच्छी नहीं है, ना उसके खुद के व्यक्तित्व के लिए, ना ही उसकी पार्टी के लिए। लेकिन इस स्थिति से मायावती निकल पाएंगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त राजनीति के जानकारों के जहन में है। सवाल ये भी है प्रमोद मिश्रा जी कि क्या बीजेपी के भी साथ गठबंधन हो सकता है? जी मीना जी, मैं आदरणीय प्रमोद जी की बात से ही प्रारंभ करूंगा, जहां पर उन्होंने कहा कि नफा नुकसान वाली बात। मैंने सिद्धांत के लिए कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत जिन संस्थाओं के होते हैं, बिल्कुल आपने करेक्ट कर दिया, सिद्धांतों में और व्यवहार में फर्क है। समझ में आ गई बात सर, आगे बढ़िए सर, मैं ये बात समझ आ में रहा हूँ आ मीना जी आ रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जी। आपातकाल के दौर में आप कहेंगी प्रासंगिक नहीं है, लेकिन एक उदाहरण मैं विनम्रता से आग्रह करना चाहूंगा प्रमोद जी के जवाब पे। आपातकाल के दौरान हमने अपनी पूरी की पूरी संस्था को लोकतंत्र के हित में विलय कर दिया था। जनता पार्टी देश हित के लिए स्वयं से बड़ा दल और दल से बड़ा राष्ट्र, इस सिद्धांत को हमने करके दिखाया है मीना जी। सिर्फ मेरा इतना ही आग्रह था। लेकिन आपातकाल के आंदोलन से निकले हुए दलों ने लोकतंत्र के हत्यारों के साथ हाथ मिलाने में देर नहीं की। ये है मूल अंतर। और जनता ने आज अगर हमें स्वीकार किया है तो 2 सीट भी हमें पहुंचाई,
तो आज पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाने के लिए हमें जनादेश प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने अपने मूल सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। जहां तक बात है गठबंधन की, मैं आता हूं उस पर सीधे सीधे। क्या यूपी ने ये प्रयोग देखे नहीं? बुआ बबुआ का प्रयोग नहीं देखा, या उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों का प्रयोग नहीं देखा, और उसमें से क्या भाजपा विजयी होकर के नहीं निकली? क्या ये प्रयोग देखा नहीं? आपका प्रश्न जो था, जो आपने कहा था कि मैंने गठबंधन की बात, क्योंकि उस समय आपका प्रश्न ये था कि क्या बसपा समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी। अब आपने पूछा है कि क्या बसपा भाजपा के पास आ सकती है। अब ये प्रश्न तब भी पूछा जा सकता था, ज्यादा प्रासंगिक होता यदि बसपा के भी प्रवक्ता यहाँ पर होते, क्योंकि वो आपको अच्छा लग अपना रहा है, पक्ष रखने के लिए। इसलिए वो समाजवादी, पहले से ही करना बहुजन शुरू किया। समाजवादी, अब पूरी चर्चा के केंद्र में बसपा है, और बसपा का प्रवक्ता यहाँ पर है नहीं। ये बसपा अपना प्रवक्ता ना बनाती है ना भेजती। अच्छा तारिक जी, बहुत बढ़िया बात की आपने। आज के दिन में भेज ना सकती है, बनाती है क्योंकि ना उनके भेजता। पास और कोई दायित्व तो नहीं है। आज के दिन में उनके पास सब कुछ भेजा। चलिए ठीक है तारिक जी, आप ना बनाती है ना भेजती है, अधिकारी नाराज कहलाने मत बैंक का। अरे भाई नाराज अरे नहीं मत नहीं, होइए, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, ना बनाती है ना भेजती है। बोल रहा हूँ। कोई ऐसा राजनीतिक विश्लेषक लेकर के आए थे, जो आजकल राजनीतिक हाँ ये विश्लेषक सही है। कई दलों के समर्थक होते हैं, जो कि उस दर्शन को भी लेकर के आते हैं। ऐसे कई आते हैं, वो भी क्या आप बात, जानते हैं, क्या तो वो बात, भी लेते हैं क्या आप। बात। ठीक है, आज तो तो प्रमोद वैसा जी लेते पूरा हैं। मतलब तो ऐसा कोई विश्लेषक भी लेके आए। लेकिन हाँ ये आपने ठीक है। देखा होगा, यूपी के 2 लड़के दौड़ते दौड़ते हाँफने लगे, साइकिल का कैरियर टूट गया, हाथी गिर पड़ा। ये दोनों प्रयोग देखे लोगों ने। पहली बड़ी भूल राजनीतिक दल कर रहे हैं, मैं फिर से मेरा आपको बता रहा सवाल हूं। याद करिए पहली, प्रमोद मिश्रा जी, मैं मेरा पूरा सवाल याद आपके करिए। सवाल पे ही आ रहा हूं, मैं आपके सवाल। हाँ, पहली बड़ी भूल और बहुत बड़ी भूल जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, वोट बैंक समझना जनता को बंद कर दें कि वोट बैंक ट्रांसफर होता है। वो ट्रांसफर होने का जमाना चला गया, जब ऐसे नारे लगते थे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। वो समय चला गया है। इस तरह की राजनीति अब नहीं होती है मीना जी। अगले प्रमोद2027 के मिश्रा चुनाव जी, में आप क्या स्पष्टतया देखेंगी कि जनता ये देखेगी किसने अपनी मांग हम को पूरा किया, प्रतिबद्धता के साथ, कटिबद्धता के साथ, कौन हमारे विकास पे किसने ध्यान दिया है। जनता अब जनता शिक्षित हो चुकी है। अब वो ये आपने देख लिया, दिल्ली के चुनाव में भ्रमित नहीं हुई, बहुजन भ्रमित नहीं समाजवादी हुई। पार्टी दिल्ली के चुनाव बीजेपी के में साथ आएगी। समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने के बाद भी जनता भ्रमित नहीं हुई। अब जनता बहन जी पूरा आकलन करती है। बहन जी योगी जी के साथ आएंगी। राजनीतिक संभावनाओं का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, कुछ भी चलिए, यहाँ असंभव नहीं सिद्धांत होता। काम नहीं आते हैं, यहाँ नहीं सिद्धांत नहीं, ज्यादा काम नहीं आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप संभावनाएं भी सबका इस सिद्धांत चर्चा का में एक अंग शामिल होती होने हैं। के लिए। संभावनाएं जी भी जी, सिद्धांत का ही एक अंग होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि इस वक्त बहन मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां पर वो किस रास्ते पर जाए ये वो खुद भी नहीं समझ पा रही है। और उसका कारण भी चर्चा में सामने आया, उनके खुद के व्यक्तित्व के जो पिछले इतिहास में कई किस्से हैं जिनकी वजह से आज बीजेपी के निशाने पर वो आ सकती हैं। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने जिस तरह की राजनीति का सहारा लिया, विपक्ष ने उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा। अब गठबंधन की राजनीति में वो किस तरफ जाए और किस तरफ कुआं किस तरफ खाई वाली स्थिति उनकी बनी हुई है। तो ऐसे में मायावती की आने वाले समय में और ज्यादा दिलचस्प होती सियासत में। जो 8-9% का जो वोटिंग परसेंट जो उत्तर प्रदेश में एक एक अच्छा खासा प्रतिशत है दलित समाज का, वो किस तरफ जाएगा ये देखना काफी ना सिर्फ दिलचस्प होगा बल्कि सबकी नजर भी है इस पर, राजनीति के जानकारों की, उत्तर प्रदेश की जनता की, कि आखिर मायावती किस रास्ते पर जाती हैं, कैसे अपने आप को वापस उठाती हैं, या फिर अभी जो तलवार उन पर लटकी हुई है वो उन्हें नेपथ्य में और ले जाती है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।